Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the summary lecture of IFRS 15 Revenue from Contract with Customers. This is Murtaza Qaid, faculty member for Financial Reporting at IQ School of Finance. आज के इस लेक्चर में IFRS 15 के प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल का स्टेप 3 दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस इसे डिस्कस करेंगे. पिछली दो वीडियोस में हमने स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्कस किया था. आपने अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कि डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया. इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस. सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन को कवर करते हैं और फिर ट्रांजैक्शन प्राइस में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रांजैक्शन प्राइस के इस स्टेप को समझने के लिए जरूरी है उनको डिस्कस करेंगे. तो IFRS 15 ट्रांजैक्शन प्राइस को डिफाइन करता है एज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी इंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज, एग्जांपल सेल्स टैक्स. कहता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस वो कंसिडरेशन है जो कि एक एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने कस्टमर से रिकवर कर सकेगी अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट द स्टेटेड प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट द लिस्टेड प्राइस, बल्कि ट्रांजैक्शन प्राइस वो प्राइस है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप कस्टमर से रिकवर करोगे अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट की मैं फीस ऑफर करता हूँ 20,000 और मेरे पास 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये मुझे हर स्टूडेंट 20-20 हज़ार रुपए की फीस पे नहीं करेगा. ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट मुझे लेट से 13,000 रुपए 14,000 रुपए की फीस पे कर रहा होगा इवेंचुअली जब मेरा कोर्स कंडक्ट हो रहा होगा. तो अब जब मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा तो मैं 100 इंटू 20,000 के हिसाब से नहीं, बल्कि जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं अपने कस्टमर से रिकवर कर सकूंगा, तो इस एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन के बेसिस पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे. तो प्रैक्टिकली बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में लिस्ट होते हैं एक सर्टेन प्राइस पे, लेकिन इवेंचुअली कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जा रहे होते हैं. तो ट्रांजैक्शन प्राइस इज द एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन जो कि कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने कस्टमर से रिकवर कर सकेगी. फिर स्पेसिफिकली कहता है नॉट अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टीज. अगर ट्रांजैक्शन प्राइस में आपने कोई ऐसा अमाउंट कलेक्ट किया जो कि आपकी इंटाइटलमेंट नहीं है बल्कि आपने किसी थर्ड पार्टी को रिमिट करना है. इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेल्स टैक्स, कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल करते हैं तो उनके ऊपर एक सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स रिकवर कर रहे होते हैं. लेकिन कस्टमर से जो भी सेल्स टैक्स रिकवर किया जाता है वो एंटिटी का रेवेन्यू नहीं होता, बल्कि वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना होता है. तो अगर आपने अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस में कोई सेल्स टैक्स या कोई इस तरह का अमाउंट कलेक्ट किया जो कि किसी और पार्टी के बिहाफ पे है, तो ये आपके रेवेन्यू, ये आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा. इसके अलावा 4 चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रांजैक्शन प्राइस को अफेक्ट करेगी. ट्रांजैक्शन प्राइस इन 4 चीजों की नेचर, टाइमिंग्स और अमाउंट की वजह से अफेक्ट हो रही होगी. ट्रांजैक्शन प्राइस में भी अफेक्टेड बाय द नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडर द फॉलोइंग. नंबर 1 नॉन कैश कंसिडरेशन, नंबर 2 कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर, नंबर 3 सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड नंबर 4 वेरिएबल कंसिडरेशन. ये 4 चीजें ऐसे हैं जो कि बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करने में कोई ना कोई नेचर के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, अमाउंट के हवाले से अफेक्ट क्रिएट करेंगे. तो इन चारों चीजों को समझना, इन चारों चीजों को कवर करना बड़ा ही जरूरी है. सबसे पहले बात करते हैं नॉन कैश कंसिडरेशन की. नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब है कि नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन. आम हालात में जब आप कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे होते हो तो बदले में आपको कोई ना कोई मॉनिटरी कंसिडरेशन मिल रही होती है, और जो भी मॉनिटरी कंसिडरेशन, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन है वो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाती है. लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करो और बदले में आपको मॉनिटरी नहीं, कोई नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन मिल रही हो, कोई गुड्स मिल रही हो, कोई सर्विसेज मिल रही हो, कोई एसेट मिल रहा हो. तो इस केस में स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है तो फिर इस केस में उस नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन की जो फेयर वैल्यू है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस कंसिडर की जाएगी. अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो और बदले में आपको नॉन मॉनिटरी, बदले में आपको नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रही है, तो उस नॉन कैश, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन की जो फेयर वैल्यू है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाएगी. इन केस के कस्टमर से मिलने वाली नॉन कैश कंसिडरेशन, इन केस के कस्टमर से मिलने वाली नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो, तो फिर आपने कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज दिए ये आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस कंसिडर की जा रही होगी. यानी कि प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है तो नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस है, और अगर नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस कंसिडर की जाएगी. इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर. एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो सकता है कि आप कस्टमर से तो कंसिडरेशन रिकवर कर रहे हो, लेकिन बदले में आप भी कस्टमर को कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हो. एट टाइम्स हम कस्टमर को एप्रिसिएशन के तौर पे, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे कुछ कूपन्स, कुछ पेमेंट्स, कुछ अवार्ड या कुछ
प्राइस वगैरह पे कर रहे होते हैं, तो वो सारी कंसिडरेशन चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, अगर आप कस्टमर को पे कर रहे हो तो फिर ये कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर की जाएगी, कंसिडर की जाएगी। It includes cash paid or payable to the customer as well as credit or other items such as coupon and vouchers. Practically बहुत सारे अरेंजमेंट्स में ऐसा होता है कि कस्टमर किसी एक बिग कॉन्ट्रैक्ट में या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा होता है, तो कस्टमर को टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पे हम गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, कुछ प्राइज मनी दे रहे होते हैं, कुछ और कूपन्स और वाउचर्स दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल है कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर की। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको कस्टमर को कोई कंसिडरेशन पे करनी है तो इट इज अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन प्राइस, कि अगर आप कस्टमर को कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हो तो आप इसे अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से एडजस्ट कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे इन ऑर्डर टू अराइव एट दी अल्टीमेट ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 100 मिलियन का, और 100 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के बाद मैं कस्टमर को एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन 5 मिलियन एज अ प्राइस एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन पे कर देता हूं, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होगी? 100 माइनस 5 95। फिर कहता है it is accounted for as a reduction in transaction price unless the payment is in exchange for the goods and services from the customer। अगर आपने कस्टमर को कंसिडरेशन पे की लेकिन बदले ये पेमेंट इसलिए की जा रही है कि बदले में कस्टमर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए जा रहे हैं, तो फिर इस कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर को आप अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से रिड्यूस नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक पावर प्लांट मैन्युफैक्चर करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे कस्टमर को एक 100 मिलियन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंस्ट्रक्ट करके देना है। फिर 100 मिलियन में से 5 मिलियन मैं कस्टमर को पे कर रहा हूं क्योंकि मैं कस्टमर से कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी एक्वायर कर रहा हूं। तो अगर मैं 5 मिलियन कस्टमर को ही पे कर रहा हूं इस वजह से कि मैं कस्टमर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर रहा हूं, तो फिर मेरे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस रिड्यूस नहीं होगी। 100 मिलियन ट्रांजेक्शन प्राइस अलग रहेगी, 5 मिलियन जो मैंने कस्टमर को पे किया वो बेसिकली कस्टमर से गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करने के अगेंस्ट है। फिर कहता है हाउएवर where consideration paid is more than the fair value of goods and services received from the customer, the difference is accounted for as a reduction in transaction price। For example कि भाई मुझे कस्टमर से 100 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर मैंने कस्टमर को 5 मिलियन दिए उससे ही कस्टमर से कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्वायर करने के लिए, लेकिन कस्टमर से जो मुझे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक्वायर कर रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू रेट से 3 मिलियन की है। मैं कस्टमर से 5 मिलियन की पेमेंट के अगेंस्ट 3 मिलियन की फेयर वैल्यू का कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्वायर कर रहा हूं, तो यहां जो मैंने कस्टमर को कंसिडरेशन दी है वो उन कंस्ट्रक्शन मटेरियल या कस्टमर से एक्वायर किए गए गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो जितना ज्यादा कंसिडरेशन मैंने पे किया है, हमारे एग्जांपल में 2 मिलियन, 5 मिलियन मैंने कस्टमर को पे किए, 3 मिलियन की कस्टमर से कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्वायर किया, तो 2 मिलियन मैंने एक्सेस कंसिडरेशन कस्टमर को दी है। इस 2 मिलियन को मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस से रिड्यूस कर दूंगा, यानी कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस 100 माइनस 2 98 कंसिडर की जाएगी। और फिर कहता है इफ फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड फुल अमाउंट इज अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन प्राइस। यानी कि आप कस्टमर को कंसिडरेशन दे रहे हो, कस्टमर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज भी ले रहे हो, लेकिन कस्टमर से मिलने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो फिर आप पूरी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड या पेबल टू द कस्टमर को अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से रिड्यूस कर दोगे। अगर एक 100 मिलियन का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल कस्टमर से एक्वायर कर रहा हूं, 5 मिलियन की पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो फिर मैं इस 5 मिलियन को अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस से एडजस्ट या रिड्यूस कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था स्टेप 3 में कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के स्टेप में ये कह रहा है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह की है कि वो कस्टमर या सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, या तो कस्टमर या सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, इन दोनों में से किसी एक को फाइनेंसिंग का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एंजॉय कर रहा है, तो फिर आपने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से एडजस्ट करना होगा, फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अलग करना होगा। इस फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अलग करके एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस, एज अ इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा और आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर द एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट डिटरमाइन की जाएगी। If timing of the payment specified in contract provide either customer or an entity with significant benefit of financing the transfer of goods and service, transaction price is adjusted to reflect the effect of financing component। अब देखिए यहाँ पे intentionally adjusted का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, add या subtract का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कस्टमर को आज गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, कस्टमर आपको 2 साल के बाद पेमेंट कर रहा है,
तो अब यहाँ पे कस्टमर जो आपको 2 साल के बाद पेमेंट कर रहा है, कस्टमर फाइनेंसिंग का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, तो आप अपने पास एक इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहे होगे और ओवर द पीरियड अपने पास इन 2 सालों में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की जा रही होगी और आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस बेसिकली जो भी आपकी एक्चुअल पेमेंट है उससे आप फाइनेंसिंग कंपोनेंट को लेस कर रहे होगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ने आपको पेमेंट आज कर दी लेकिन आपको गुड्स एंड सर्विसेज 2 साल के बाद देनी है, तो अब यहाँ पे कस्टमर ने पेमेंट एडवांस में कर दी है, तो बेसिकली फाइनेंसिंग कंपोनेंट आप इंजॉय कर रहे हो, तो अब आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जा रहा होगा और 2 साल के बाद आपको गुड्स एंड सर्विसेज देनी है, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस में ऐड किया जा रहा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पेमेंट, पेमेंट एडवांस में हो सकती है, पेमेंट एरियर में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी पेमेंट नेचर, चाहे वो एडवांस में हो चाहे वो एडवांस एरियर्स में हो, फाइनेंसिंग कंपोनेंट आप अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस में एडजस्ट करोगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस। कहता है फाइनेंसिंग कंपोनेंट कैन बी आइदर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड बाय द टर्म्स एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। इसी तरह फाइनेंसिंग कंपोनेंट के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली बात लिखी हो सकती है या फिर पेमेंट टर्म्स से इम्प्लाइड हो सकती है। भाई फॉर एग्जांपल कि एक चीज जिसकी कैश प्राइस है 1 लाख रुपए, कस्टमर ने कहा कि मैं 2 साल के बाद पे करूंगा, मैंने कहा ठीक है 2 साल के बाद पे करोगे तो मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मुझे सूद देना पड़ेगा। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी बातें एग्री कर ली, तो ये एक्सप्लिसिट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर मेरे पास आता है, मुझे मालूम है कि यार ये पेमेंट 2 साल के बाद करेगा, तो मैं इसको प्राइस ही हाई कोट कर देता हूं। अब यहां मैंने फाइनेंसिंग कंपोनेंट को सेपरेटली कस्टमर के साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने प्राइस ही हाई कोट किए। क्यों? क्योंकि मुझे पेमेंट 2 साल के बाद मिलनी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंप्लाइड है बाय द पेमेंट टर्म्स। फिर कहता है एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ पीरियड बिटवीन द ट्रांसफर एंड पेमेंट इज 12 मंथ और लेस। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में सेटिस्फेक्शन या डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और पेमेंट, इन दोनों के दरमियान जो टाइम पीरियड है अगर वो 12 महीने या 12 महीने से कम है, तो फिर आप ये समझोगे कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है, और फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसको एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन की डेट और कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट डेट, इन दोनों में डिफरेंस 12 महीने या 12 महीने से कम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है और फिर हम इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेमेंट टर्म्स 12 महीनों से ज्यादा की क्रेडिट टर्म्स हैं, वो आपको एडवांस में पेमेंट कर देता है या एरियर्स में पेमेंट करता है, और पेमेंट डेट और सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेट में 12 महीनों से ज्यादा का टाइम आ जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पेमेंट में कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नेचर का है, और इस सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को हम अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से एडजस्ट करेंगे इन ऑर्डर टू अराइव एट दी एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस। अब यहाँ पे सवाल ये क्रिएट होता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट टर्म्स से, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। Factors to consider determining whether a contract contains a significant financing component: difference between the promised consideration and the cash selling price, or length of the time between the transfer of goods and services and the payment. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर जो कंसिडरेशन हमें प्रॉमिस कर रहा है, कस्टमर के साथ जो कंसिडरेशन हमारी एग्री हुई है वो डिफरेंट है, और गुड्स एंड सर्विसेज की कैश सेलिंग प्राइस डिफरेंट है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की कैश सेलिंग प्राइस एक है और कस्टमर के साथ जो कंसिडरेशन एग्री हुई है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग एलिमेंट है जिसे हमें एडजस्ट करना है। और दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेमेंट। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन डेट और पेमेंट डेट, इन दोनों के दरमियान अगर 12 महीनों से ज्यादा का टाइम पीरियड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंक्लूडेड है जिसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हैं जहां पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि इन केसेस में पेमेंट और डिलीवरी डिफरेंट डेट्स पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप फाइनेंसिंग कंपोनेंट कंसिडर नहीं करोगे। कुछ 3 चीजें मैंने आपके सामने लिखी है, इन टोटल 4 चीजें हैं। इन 4 केसेस में आप ये समझोगे कि फाइनेंसिंग एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर 1, टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द कस्टमर डिस्क्रिप्शन। अगर कस्टमर आपको पेमेंट कर देता है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी नहीं लेता और फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी लेने की बात करता है, और इस चीज की डिस्क्रिप्शन कस्टमर के पास है कि कस्टमर चाहे तो 2 दिन बाद डिलीवरी ले ले, कस्टमर चाहे तो 2 साल बाद डिलीवरी ले ले। अगर कस्टमर ने आपको पे कर दिया और इस गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी या ट्रांसफर की टाइमिंग कस्टमर की मर्जी के हिसाब से है, तो फिर यहाँ पे हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। नंबर 2, कंसिडरेशन इज वेरिएबल and the amount or timing of consideration is based on the factor outside the control of the parties. हमारे पास स्टेप 3 में ही चौथा केस है वेरिएबल कंसिडरेशन का। वेरिएबल कंसिडरेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन का कोई ऐसा कंपोनेंट, कोई ऐसा एलिमेंट जो कि वेरिएबल हो
जो कि फिक्स्ड ना हो, जो कि डिपेंडेंट हो, कंटिंजेंट हो किसी फ्यूचर हैपनिंग पे। अगर कंसिडरेशन का कोई कंपोनेंट वेरिएबल है और उसकी अमाउंट और टाइमिंग किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, किसी फ्यूचर इवेंट पे कंटिंजेंट है, तो इस वेरिएबल कंसिडरेशन में हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। Difference between the consideration and cash selling price arises for other non-financing reasons. For example, performance protection, example completion of post-completion remedial work on a building. Practically at times consideration का कुछ कंपोनेंट रिटेन भी किया जा रहा होता है, कुछ कंपोनेंट डेफर भी किया जा रहा होता है, लेकिन इस कंसिडरेशन को डेफर करने का रीजन फाइनेंसिंग बेनिफिट एंजॉय करना नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जनरली होता है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्जीक्यूट हो तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का 5-10% एज अ सिक्योरिटी अमाउंट रिटेन किया जा रहा होता है, एज अ रिटेंशन अमाउंट रिटेन किया जा रहा होता है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की भी 2-3 साल के बाद वो अमाउंट जो है ना डिसबर्स किया जा रहा होता है। यहाँ पे अगर कंसिडरेशन का एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट रोक दिया गया इस ऑब्जेक्टिव से कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए कि हम 2-3 साल चेक कर लें कि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हुई है या नहीं, और उसके बाद फिर हम रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे, तो यहाँ पे पेमेंट तो डेफर हो रही है, लेकिन पेमेंट का डेफर करना एक इंटरेस्ट का बेनिफिट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेनिफिट एंजॉय करने के रीजन की वजह से नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए थी, तो फिर यहाँ भी फाइनेंसिंग एलिमेंट कंसिडर नहीं होगा। तो ये 3 बातें तो आपके सामने लिखी है। एक और बात मैं डिस्कस करता हूं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है, फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे लेट्स से कि एफएआर के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लेक्चर्स है, अब रिपोर्टिंग के लेक्चर्स आपको 1 साल तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन आपसे फीस एडवांस में रिकवर कर ली गई या फीस आपसे 1 साल के बाद ली जा रही होगी, तो जहां पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही हो और पेमेंट डे 1 पे या पेमेंट डे एंड पे ली जा रही हो, तो यहां भी हम फाइनेंसिंग एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट एरिया है इस स्टेप 3 में, वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन नाम से ही समझ आता है कि कंसिडरेशन का वो कंपोनेंट, कंसिडरेशन का वो एलिमेंट जो कि फिक्स ना हो, जो कि वेरिएबल हो, जो कि डिपेंडेंट हो, कंटिंजेंट हो किसी फ्यूचर इवेंट पे, किसी फ्यूचर हैपनिंग पे। इस तरह के इवेंट को हम वेरिएबल, इस तरह की कंसिडरेशन को हम वेरिएबल कंसिडरेशन कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेटलमेंट डिस्काउंट, रिबेट्स, रिफंड्स, कंसेशन, इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस बोनसेस, पेनल्टीज एंड कंटीजेंट पेमेंट्स। एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट की क्वालिटी की बेसिस पे परफॉर्मेंस बोनसेस रखे जाते हैं। एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन के बेसिस पे पेनल्टीज और बोनसेस की पेमेंट्स रखी जा रही होती है। तो वो सारी पेमेंट जो कि फ्यूचर हैपनिंग या फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, लिंक्ड है, कंटिंजेंट है, इस तरह की कंसिडरेशन को हम वेरिएबल कंसिडरेशन कह रहे होंगे। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजिशन प्राइस का पार्ट उस वक्त बनाएंगे only if it is highly probable that subsequent change in estimate would not result in reversal of revenue। हम वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजिशन प्राइस का पार्ट उस वक्त बनाएंगे जब इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हो कि आगे जाके एस्टिमेट की चेंज नहीं होगा और आगे जाके एस्टिमेट के चेंज होने की वजह से रेवेन्यू के रिवर्सल की नौबत नहीं आएगी। अगर कोई पेमेंट, अगर कोई कंसिडरेशन वेरिएबल है किसी फ्यूचर इवेंट या किसी फ्यूचर हैपनिंग पे, तो आप उसके अगेंस्ट ट्रांजिशन प्राइस, आप उसके अगेंस्ट रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड करोगे जब इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि सब्सिक्वेंट चेंज इन एस्टिमेट की वजह से रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू की नौबत नहीं आएगी। ट्रांजिशन प्राइस विल इंक्लूड द कंसिडरेशन वेरिएबल कंसिडरेशन only if it is highly probable the subsequent change in estimate would not result in reversal of revenue। फिर वेरिएबल कंसिडरेशन की एस्टिमेट का तरीकेकार भी बताता है। वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट करने के 2 तरीके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंड सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम। जनरली जहां पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल हो, वहां पे हम एस्टिमेशन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल करते हैं, हर पॉसिबल आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस से मल्टीप्लाई करके। और जहां पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स लिमिटेड हो, वहां पे हम एस्टिमेशन करने के लिए सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम एस्टिमेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं एक कोर्स ऑफर करता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि भाई अगले 5 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर 5 महीने से डिले होता है तो हर एडिशनल डे के अगेंस्ट मैं एक 100 रुपए की पेनल्टी पे करूंगा। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोर्स 1 दिन डिले हो, 2 दिन डिले हो, 3 दिन डिले हो, 4 दिन डिले हो, यानी कि मल्टीपल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे एस्टिमेशन के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैंने ये कह दिया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस में जिस स्टूडेंट की पोजीशन आएगी उसे कॉलेज की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। अब पूरी क्लासरूम में या तो एक बच्चे का गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट आएगा या किसी का भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स 2 ही हैं, या तो किसी एक स्टूडेंट का गोल्ड मेडल आ सकता है या किसी भी स्टूडेंट का गोल्ड मेडल नहीं आएगा। तो यहाँ पे एस्टिमेशन करने के लिए हम सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम, यानी कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसको कंसिडर किया जाएगा।
अब वेरिएबल कंसिडरेशन के साथ ही एक टॉपिक लिंक्ड होता है, दैट इज सेल ऑफ गुड्स विद द राइट ऑफ रिटर्न। यानी कि कस्टमर को आपने गुड्स सेल किए विद द राइट ऑफ रिटर्न। प्रैक्टिकली ऐसा बड़ा कॉमन है कि कस्टमर को गुड्स दिए जा रहे होते हैं और कस्टमर को कुछ दिनों की या कुछ महीनों की मनी बैक गारंटी या राइट ऑफ रिटर्न दिया जा रहा होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने गुड्स सेल किए विद द राइट ऑफ रिटर्न तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक वेरिएबल कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई। रीजन बीइंग, अगर कस्टमर फ्यूचर में गुड्स रिटर्न कर देता है तो आपके रेवेन्यू का प्राइस एडजस्ट हो रहा होगा। अगर कस्टमर फ्यूचर में गुड्स रिटर्न नहीं करता तो फिर आपकी जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया वो आपकी कंसिडरेशन, वो आपका रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगा। तो व्हेन अ प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड विद द राइट ऑफ रिटर्न, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द गुड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। हमने भी डिस्कस किया कि वेरिएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट हम रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं only when it is highly probable that subsequent change in estimate would not result in reversal of revenue। तो यहाँ पे कहता है कि अगर आपने कस्टमर को गुड्स दिए और कस्टमर को राइट ऑफ रिटर्न दिया है और आपको लगता है कि ये गुड्स रिटर्न हो जाएंगे तो फिर आप इनके अगेंस्ट रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। हम अपने लेवल ऑफ रिटर्न को अगेन एस्टिमेट करेंगे आइदर यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, आइदर यूजिंग सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। अगर फॉर एग्जांपल कि मेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स की सेल हो रही है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फ्रिज सेल कर रही है, एसी सेल कर रही है, वॉशिंग मशीन सेल कर रही है और उस पर राइट ऑफ रिटर्न दे रही है, तो यहाँ पे राइट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है। लेकिन कोई यूनिक प्रोडक्ट सेल की जा रही है, फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयल्स गाड़ियां सेल कर रही है और पूरे साल में वो 15-20 गाड़ियां सेल कर रही है और कस्टमर को राइट ऑफ रिटर्न देती है, तो यहाँ पे एस्टिमेशन के लिए हम सिंगल मोस्ट लाइकली आउट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर हम कस्टमर को राइट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं और हमें लगता है कि गुड्स फ्यूचर में रिटर्न हो जाएंगे तो इनके अगेंस्ट हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इनके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर कस्टमर से मिलने वाली प्रोसीड या कस्टमर से मिलने वाले पैसों का क्या करेंगे? सर, कस्टमर से हमें जो भी पैसा मिल रहा है उसे हम एज अ रिफंड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। रिफंड लायबिलिटी रादर देन रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव टू विच द वेंडर डज नॉट एक्सपेक्ट टू बी टाइटल विच रिलेट्स टू द गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। एनी रिफंड लायबिलिटी इज रीअसेस्ड एंड अपडेटेड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट। अगर मैं कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा हूं विद द राइट ऑफ रिटर्न और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में कुछ रिटर्न हो जाएंगे तो मैं अपने पास रेवेन्यू क्रेडिट नहीं करूंगा बल्कि मैं अपने पास एक रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट कर रहा हूँ, अपने पास एक रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हर पीरियड पे असेस करूंगा कि कहीं मेरी रिफंड परसेंटेज या मेरे रिफंड के अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं आया और उस हिसाब से हम अपनी रिफंड लायबिलिटी को एडजस्ट कर रहे होंगे। अगर मैंने कस्टमर को गुड्स सेल किए, कस्टमर को राइट ऑफ रिटर्न दिया और मुझे लगता है कि कस्टमर गुड्स रिटर्न कर देगा तो फिर मैं उन पैसों के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा बल्कि अपने पास एक रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। साथ साथ जो मैंने इन्वेंट्री के यूनिट्स कस्टमर को दिए उस इन्वेंट्री के यूनिट्स के अगेंस्ट हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एडजस्ट नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि अपने पास एक राइट टू रिकवर एसेट रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ऑब्वियसली हम कस्टमर को कंसिडरेशन उसी वक्त रिटर्न करेंगे जब हमें हमारा यूनिट वापस मिल जाएगा। तो asset is also recognized for the vendor's right to recover goods from the customer on settling the liability. Such asset is measured at carrying amount of goods less any expected cost to recover such goods. यानी कि अगर कस्टमर को मैं 100 यूनिट्स दे रहा हूं और मुझे लगता है कि 3 यूनिट्स रिटर्न होंगे तो मैं 97 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, 3 यूनिट्स के अगेंस्ट रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। फिर जब मैं अपनी 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री को क्रेडिट करूंगा तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 97 यूनिट्स का ही रिकॉर्ड करूंगा, 3 यूनिट्स के अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बल्कि राइट टू रिकवर एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूंगा। और ये जो मैंने राइट टू रिकवर एसेट और रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड की है इसे मैं बैलेंस शीट में नेट नहीं करूंगा बल्कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी या एसेट और लायबिलिटीज में सेपरेटली प्रेजेंट कर रहा हूंगा। इफ द वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट रिकॉर्डेड इन इन्वेंट्री इज रिड्यूस विद कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कस्टमर को आपने 100 यूनिट्स दिए और आपको लगता है कि 3 यूनिट्स रिटर्न होंगे तो आपने 97 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, 3 यूनिट्स की रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड की, आपने 97 की कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड की, 3 यूनिट्स का राइट टू रिकवर एसेट रिकॉर्ड किया। लेकिन आपको लगता है कि कस्टमर जो एसेट रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू से कम होगी क्योंकि ज़ाहिर है वो अनपैक्ड होंगे, कस्टमर ने थोड़े यूज भी कर लिए होंगे, तो जो भी इसकी वैल्यू में कमी आएगी, जो भी इसकी वैल्यू में एडजस्टमेंट आएगी, ये भी हम अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही चार्ज कर देंगे। तो यहां तक हमारे पास डिटेल में स्टेप 3 कवर होता है, दैट वाज डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग स्टेप को कवर करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।